guys, welcome to Piyush Hollywood Hindi YouTube channel, your one-stop destination for Hollywood and TV shows, latest news, updates, breakdowns with hidden details. करने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। तो कॉमिक बुक ओरिजिन के मुताबिक मून नाइट बनने से पहले मार्क स्पेक्टर एक मर्सनरी था, यानी पैसों के लिए दूसरों के मिशन पूरा करने वाला बैडएस। ऐसे एक मिशन के दौरान मार्क ने अपनी जान गंवा दी, फिर उसे एक इजिप्शियन गॉड खोंशू ने फिर से जिंदा कर दिया। खोंशू एके गॉड ऑफ द मून इजिप्ट के द एनियड गॉड्स में से एक था। द एनियड के मेंबर्स अर्थ के पैरेलल एक पॉकेट डायमेंशन में रहा करते थे। इनकी पॉकेट डायमेंशन को अर्थ से कनेक्ट करने वाला एक नेक्सस इजिप्ट के थ्रू होकर जाता था। इसीलिए सदियों पहले एंशिएंट इजिप्ट में रहने वाले द एनियड के मेंबर्स को भगवान की तरह पूजा करते थे। अर्थ के एकदम करीब होने के बावजूद भी खोंशू फिजिकली अर्थ की जमीन पर कदम नहीं रख सकता। इसीलिए खोंशू अर्थ पर रहने वाले किसी ह्यूमन चैंपियन को अपना अवतार बनने के लिए सिलेक्ट करता था। खोंशू के इसी ह्यूमन अवतार को द मून नाइट कहा जाता है, यानी मार्क स्पेक्टर गॉड ऑफ द मून खोंशू का ह्यूमन अवतार है। मार्क स्पेक्टर मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था, यानी उसके दिमाग के अंदर एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज रहते थे। अगर अपरिचित या स्प्लिट जैसी मूवीज देखी होंगी तो ये कंसेप्ट ज्यादा जल्दी समझ आएगा। कॉमिक्स में मार्क के दो एक्स्ट्रा पर्सनैलिटीज थे, करोड़पति स्टीवन ग्रांट और टैक्सी ड्राइवर जेक लॉकले। बट शो में इन्होंने स्टीवन ग्रांट को करोड़पति की जगह म्यूजियम का आम एम्प्लॉय दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सॉल्टी फैंस मून नाइट को मार्वल का बैटमैन बुलाते हैं। तो इसीलिए शो ने स्टीवन को ब्रूस वेन की जगह 9 to 5 एम्प्लॉय बना दिया। आई थिंक डिज्नी प्लस शो जेक लॉकली की जगह मिस्टर नाइट पर्सनैलिटीज पर ज्यादा फोकस करेगा। मार्क की मिस्टर नाइट पर्सनैलिटी के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो हाँ, माना कि एपिसोड 1 में हमारी मुलाकात पहले स्टीवन से हुई, बट इसकी मेन पर्सनैलिटी मार्क स्पेक्टर है। अब इस एमसीयू मार्क स्पेक्टर को यह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पहले से था या मून नाइट बनने के बाद मिला, वो तो आगे ही पता चलेगा। खोंशू गॉड ऑफ द मून है और मून के अलग अलग फेजेस होते हैं, बिल्कुल मार्क की स्प्लिट पर्सनैलिटीज की तरह। तो शायद हमें इधर एक हिंट मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं स्टोरी के विलन एके आर्थर हैरो की। आर्थर इजिप्शियन गॉडेस एमिट के सपोर्टर्स का कल्ट चलाता है। ये एंशिएंट गॉडेस एमिट लोगों को उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कामों से जज करती थी, यानी बस अभी अच्छे काम करके कोई फायदा नहीं है। अगर एमिट ने भाप लिया कि आप फ्यूचर में कोई पाप करने वाले हो तो उसकी सजा प्रेजेंट में ही मिल जाएगी। आर्थर को किसी तरह से एमिट के जजमेंटल पावर्स मिल गए और बस वो इन्हीं पावर के बलबूते पर एमिट के सपोर्टर्स का कल्ट लीडर बन गया। आर्थर खुद भी एमिट का एकदम कट्टर डिओटी था। एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि आर्थर किसी पेनफुल रिचुअल को पूरा करके टूटे हुए कांच से भरे चप्पल पहनता है, यानी कॉन्स्टेंटली कांच के टुकड़ों पर चलना समझ लो, एक तरह का सेक्रीफाइस। फिर हमारी मुलाकात हुई मार्क की स्प्लिट पर्सनालिटी स्टीवन ग्रांट से। स्टीवन को लगता है कि शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को बेड से बांध कर और दरवाजे पर टेप लगाकर रखता था। इसने बेड के सामने रेत भी बिछा कर रखी थी, ताकि अगर कभी ये फिर से स्लीप वॉक पर निकल जाए तो सुबह होने पर उसे पता चलेगा। यानी अब तक स्टीवन उसके स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को बस नींद में चलने की बीमारी समझ रहा था। एनीवेज, उठकर सारे ट्रैप्स की जांच करने के बाद स्टीवन ने उसकी मम्मी को फोन लगाया और अपनी एक फिन वाली गोल्ड फिश को खाना खिलाया। अगर स्टीवन रियल नहीं है तो उसकी मम्मी कहां से आई? पक्का ये भी कोई मार्क का बनाया मेंटल ट्रैप होगा। फ्रेश होकर किसी तरह से लड़खड़ाते हुए स्टीवन सीधा काम पर चला गया। लगता है रात को इसकी नींद पूरी नहीं हुई या फिर मार्क ने होने नहीं दी। स्टीवन लंदन की नेशनल आर्ट गैलरी के गिफ्ट शॉप में काम करता था। बॉस से गाली खाने के कुछ देर बाद ही स्टीवन को एक सरप्राइजिंग न्यूज पता चली। इस फ्राइडे को वो गैलरी की टूर गाइड डिलन के साथ डिनर डेट पर जाने वाला था। यह सुनकर स्टीवन काफी कंफ्यूज था, क्योंकि उसे इस डेट नाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं। ऊपर से स्टीवन ठहरा वीगन और डेट थी स्टेक हाउस में। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, स्टीवन तो बस डेट पर जाने के लिए एक्साइटेड था। इस बेचारे को क्या पता कि डिलन इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी के साथ डेट पर जाने वाली थी, स्टीवन के साथ नहीं। तो स्टीवन वीगन है, बट उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी मस्त मटन वगैरह खा सकती है। वाव। बार बार लेट आने की वजह से बॉस ने स्टीवन को ओवर टाइम इन्वेंट्री संभालने का काम दे दिया। स्टीवन को लगता है कि म्यूजियम के मार्केटिंग टीम ने द एनियड का गलत पोस्टर छाप दिया। द एनियड में टोटल 9 इजिप्शियन गॉड्स थे, बट मार्केटिंग के पोस्टर में बस 7 दिखाई दे रहे हैं। मे बी उन्होंने जानबूझकर स्पेसिफिकली बस 2 गॉड स्किप कर दिया है, बट इसकी बॉस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में घर जाने से पहले स्टीवन एक स्ट्रीट आर्टिस्ट को अपनी नींद में चलने वाले प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था।
बहुत लोगों का मानना है कि शायद ये बंदा मार्क का इन्फॉर्मेंट क्राउली होगा, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं। अपने स्लीप वॉकिंग प्रॉब्लम से लड़ने स्टीवन रात में पजल सॉल्व करने और एंशिएंट हिस्ट्री बुक्स पढ़ने जैसे एक्टिविटीज करता था ताकि जितना हो सके उतना टाइम ये जगा रहे, बट इस सबका कोई फायदा नहीं था। अचानक होश आते स्टीवन ने देखा कि वो इंग्लैंड से दूर किसी दूसरी कंट्री में जख्मी पड़ा था। तभी एक आवाज यानी कॉन्शु ने स्टीवन को बताया कि इसे अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस मार्क को दे देना चाहिए। स्टीवन को उसके पॉकेट से ये एंटीक स्कैरब मिला। इसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इधर चल क्या रहा है। इससे पहले कि स्टीवन कुछ समझ पाए, कुछ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। स्टीवन अपनी जान बचाकर भागते हुए टाउन के अंदर घुस गया, जहां कल लीडर आर्थर हैरो उसके सपोर्टर्स को एमिट के पावर्स का डेमो दे रहे थे। एंशिएंट इजिप्ट के पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स में एमिट को मल्टीपल जानवरों के रूप में दिखाया गया था। फेस क्रोकोडाइल का, आधी बॉडी लायन की और आधी हिप्पोपोटामस की। आर्थर उसके हाथ पर बने क्रोकोडाइल टैटू और इस छड़ी से वॉलंटियर को जज करता था। अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब ठीक रहा तो एमिट वॉलंटियर की जान बख्श देगी, बट अगर वॉलंटियर के पापी होने के थोड़ी भी साइंस दिखे तो एमिट उसकी जिंदगी चूस लेगी। स्टीवन ने गर्दी में खड़े होकर चुपके से ये दोनों डेमो देख लिए। एक वॉलंटियर एमिट के जजमेंट में पास हो गया और एक फ्यूचर में होने वाली किसी पाप की वजह से बुरी तरह से फेल हो गई। तभी आर्थर के गार्ड्स ने उसे बताया कि किसी ने स्कैरब ऑफ एमिट चुरा लिया और वो चोर इसी गर्दी में कहीं छुपा हुआ था। आर्थर ने बड़ी आसानी से सपोर्टर्स के बीच स्टीवन को पहचान लिया। इसका रिएक्शन देख के लग रहा था कि आर्थर और मार्क एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, बट स्टीवन को इस कल्ट वाले झोल झपाटे में नहीं पड़ना था। वो स्कैरब को आर्थर के हवाले करके सही सलामत अपनी आम जिंदगी में वापस जाना चाहता है, लेकिन स्टीवन के स्प्लिट पर्सनालिटी ने उसे स्कैरब वापस देने से रोक दिया। स्टीवन और आर्थर के आदमी के बीच चले इस लड़ाई के दौरान वो बार बार पर्सनालिटी स्विच कर रहा था। मार्क बॉडी पर कंट्रोल करके आर्थर के आदमियों को मार देता था। फिर अचानक से स्टीवन की कॉन्शियस जागने के बाद वो अपने आप को लड़ाई के बीच खड़ा देखकर कंफ्यूज होता था। फिर यह लड़ाई एक लंबे कार चेज सीन में बदल गई। स्टीवन को होश आते ही उसने देखा कि वो आराम से अपने अपार्टमेंट के बेड पर लेटा था। स्टीवन को लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन इसका अजीब टाइम तो बस अब शुरू ही हुआ था। अचानक से इसके पेट गोल्डफिश गस को एक की जगह 2 फिन्स आ गए। स्टीवन को अच्छे से याद है कि गस को बस एक ही फिन था। इस गोल्डफिश प्रॉब्लम को सॉल्व करने स्टीवन सीधा पेट शॉप चला गया। पेट शॉप के ओनर ने इसे बताया कि उसके शॉप में रखी सारी मछलियों को 2 फिन्स ही हैं। इसने कल भी स्टीवन को बिल्कुल यही बात बताई थी। बट वेट, स्टीवन तो कल पेट शॉप आया ही नहीं था। तभी शॉप में लगी घड़ी देखकर इसे याद आया कि वो डिलन के साथ डेट पर जाने वाला है। स्टीवन फटाफट तैयार होकर स्टेक हाउस चला गया, बट काफी इंतजार करने के बावजूद भी डिलन का कोई अता पता नहीं था। डिलन ने स्टीवन को फोन पर बताया कि वो उस डेट के लिए पूरे 2 दिन लेट है। इन्होंने डेट फ्राइडे नाइट को प्लान की थी। आज संडे है, यानी स्टीवन को पिछले 2 दिनों का कुछ भी याद नहीं। वो थर्सडे की रात जो सो गया वो सीधा संडे की शाम में उठ गया। स्टीवन अपना टूटा हुआ दिल लेकर अकेला वापस घर चला गया। तभी इसकी नजर फ्लोर पर बने स्क्रैचेस पर पड़ी। देख के लग रहा था कि इस टेबल को बार बार हटाने की वजह से फ्लोर पर ये निशान बने थे। स्टीवन उन निशानों को फॉलो करते हुए टेबल हटाकर उसके ऊपर चढ़ गया। ऊपर प्लैंक के पीछे बने सीक्रेट कंपार्टमेंट से स्टीवन को एक चाबी और फ्लिप फोन मिला। फोन पर लाइला और डूचम के ढेर सारे मिस कॉल्स आए हुए थे। कॉमिक्स में डूचम मार्क का बेस्ट फ्रेंड था। स्टीवन लाइला को कॉल करने ही वाला था कि तभी सामने से उसी का कॉल आ गया। लाइला ने इसे बताया कि वो महीनों से मार्क को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। फिर से मार्क का नाम सुनते ही स्टीवन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। इसका अजीब एक्सेंट और कंफ्यूजन भरे सवाल सुनने के बाद लाइला ने फोन काट दिया। स्टीवन ने लाइला को कॉल बैक करने की कोशिश की, बट तभी उसे अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार स्टीवन से सीधा मार्क बात कर रहा था। आईने में अपने रिफ्लेक्शन को हिलता देख स्टीवन घबरा कर लिफ्ट से नीचे चला गया, बट ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय लिफ्ट 2nd फ्लोर पर रुक गई, जहां स्टीवन को खोंशू की झलक मिली। खोंशू को अपने सामने देखकर स्टीवन डर के मारे जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जब इसे होश आया तब वो दिन के वक्त बस में सफर कर रहा था। स्टीवन किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके बस से नीचे उतर गया। सरप्राइजिंगली उसी बस में आर्थर भी मौजूद था। ये देखकर स्टीवन समझ गया कि वह कार चेस सीन कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। आर्थर से बचते बचाते स्टीवन किसी तरह म्यूजियम में घुस गया, बट अनफॉर्चुनेटली अंदर काम करने वाले कुछ लोग भी एमिट के सपोर्टर्स निकले। आर्थर और उसके आदमियों ने स्टीवन को घेर लिया। आर्थर इधर स्टीवन को एमिट के ऊपर लेक्चर देने लगा
कि कैसे दूसरे गॉड्स और खुद एमिट के अवतार ने उसे धोखा दे दिया। एमिट के सपोर्टर्स उसे फिर से जिंदा करके दुनिया को ईविल शक्तियों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि एमिट लोगों के फ्यूचर कारनामों से भी उन्हें जज कर सकती थी। सोचो अगर हिटलर को एमिट ने पहले ही जज करके मार दिया होता तो कितने बेगुनाह की जानें बच जाती। इतना बोलकर आर्थर ने स्टीवन का हाथ पकड़कर उसे जज करना शुरू किया, लेकिन स्टीवन के अंदर मौजूद स्प्लिट पर्सनालिटी वाले केओस की वजह से एमिट का जजमेंट्री सिस्टम फेल हो गया। लकीली तभी म्यूजियम के दरवाजे खुल गए और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टीवन वहां से भाग गया। उस रात इन्वेंट्री का काम संभालने स्टीवन ओवर टाइम कर रहा था कि तभी आर्थर के बेटे डेथ डॉग या इजिप्शियन जैकल ने स्टीवन पर हमला कर दिया। आर्थर को स्कैरब वापस मिलते ही वो स्टीवन की जान बख्श देगा, लेकिन स्टीवन को कोई आइडिया नहीं था कि मार्क ने वो स्कैरब कहां छुपाया है। स्टीवन उस मॉन्स्टर से जान बचाते हुए म्यूजियम के बाथरूम में घुस गया। तभी मार्क ने उसे समझाया कि अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो उसे बॉडी का कंट्रोल दे दे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद स्टीवन मान गया। मार्क को कंट्रोल सौंपते ही वो धीरे धीरे मून नाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगा। मून नाइट ने एकदम आई एम द वेंजेंस वाले स्टाइल में कूट कूट कर उस जैकल को मार दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में मून नाइट बनकर जैकल की कुटाई करने के बाद अगली सुबह स्टीवन की आंख उसके बेडरूम में खुली। शायद मार्क इसे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो सब स्टीवन का बस सपना था, बट मार्क की ये चाल अब काम नहीं करने वाली। स्टीवन ने फौरन मिरर के पास जाकर मार्क से बात करने की कोशिश की, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। म्यूजियम पहुंचकर स्टीवन ने देखा कि पिछली रात अचानक से बाथरूम का पाइप फटने की वजह से म्यूजियम में कंस्ट्रक्शन का काम चला था। ये देखकर स्टीवन फौरन म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड से मिलने चला गया। पता नहीं ये भाई साहब स्टीवन को हमेशा स्कॉटी कहकर क्यों बुला रहे थे। एनीवेज, स्टीवन ने गार्ड को वार्निंग दी कि यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में सुपरनैचुरल माइंड ब्लोइंग इंसिडेंट रिकॉर्ड हुआ है, तो देखने से पहले जरा अपने दिमाग को रेडी रखना। बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो फुटेज में रोते हुए स्टीवन के अलावा और कुछ नहीं था। अपेरेंटली उन एंशिएंट जैकल्स को कैमरास नहीं देख सकते। सीसीटीवी फुटेज से यह साफ जाहिर हो रहा था कि म्यूजियम में तबाही स्टीवन ने मचाई थी, लेकिन स्टीवन को पूरा यकीन था कि यह काम मार्क का है। जाने से पहले मार्क ने स्टीवन को गुस्से वाला लुक भी दे दिया। लकीली म्यूजियम के एचआर डिपार्टमेंट ने स्टीवन को बिना कोई खर्चा पानी दिए फायर कर दिया। एचआर को लगता है कि स्टीवन को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। इनके पास कुछ वंडरफुल डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट्स भी थे, जस्ट इन केस अगर स्टीवन इंटरेस्टेड हो। फिर स्टीवन एचआर को अपना नेम टैग थमाकर क्राउली से मिलने चला गया। क्राउली के साथ वन वे कम्युनिकेशन करते वक्त अचानक स्टीवन की समझ आया कि उसे घर में मोबाइल के साथ किसी स्टोरेज रूम की चाबियां भी मिली थी। किचन पर बने लोगों को ट्रैक करते हुए स्टीवन फाइनली उस स्टोरेज हाउस तक पहुंच गया। यहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने स्टीवन एके मार्क को देखते ही पहचान लिया। इस लॉकर के अंदर एक मिलिट्री बेड, डफल बैग और ढेर सारे स्टोरेज बॉक्सेस रखे थे। स्टीवन फौरन उस डफल बैग की तलाशी लेने लग गया। स्टीवन को उस बैग से एक गन, इंटरनेशनल करेंसीज, मार्क स्पेक्टर का पासपोर्ट और वो स्कैरब मिला। स्टीवन ये सब देखकर काफी हैरान था। स्कैरब को हाथ में लेते ही वो एक उड़ते हुए कंपस में बदल गया। यहाँ फाइनली मार्क स्पेक्टर ने स्टीवन से बात की। मार्क ने स्टीवन को समझाते हुए कहा कि इधर जो कुछ भी हो रहा है वो स्टीवन की समझ के एकदम परे है। अच्छा होगा कि स्टीवन आराम से उस बेड पर लेटकर मार्क को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दे, लेकिन स्टीवन कहाँ सुनने वाला था। उसे किसी भी कीमत पर अभी का अभी सारी सच्चाई जाननी थी। फिर मार्क ने उसे बताया कि वो इजिप्शियन मून गॉड कॉन्शु का अवतार है, जो कॉन्शु के कहने पर गुनहगारों को इंसाफ दिलाता है। लेकिन मार्क और कॉन्शु के बीच हुई इस डील में स्टीवन का कोई काम नहीं। कॉन्शु को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि स्टीवन उनके काम में आड़े आए। ये सुनते ही स्टीवन समझ गया कि वो पूरी तरह से पगला गया है। मार्क को बॉडी का कंट्रोल देने के बजाय स्टीवन वो बैग उठाकर बाहर भाग गया ताकि ये सारे सबूत पुलिस के हवाले करके खुद अरेस्ट हो जाए। स्टीवन जेल में बंद रहेगा तो मार्क भी किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लॉकर से बाहर निकलते ही स्टीवन का सामना कॉन्शु से हुआ, जो उसे अपनी बॉडी मार्क के हवाले करने के लिए धमका रहा था। स्टीवन किसी तरह से भागते हुए स्टोरेज हाउस से बाहर चला गया, जहां उसकी मुलाकात लाइला से हुई। लाइला मार्क का फोन ट्रैक करते हुए यहां तक आई थी। यहीं पर स्टीवन को पता चला कि लाइला मार्क की बीवी है। स्टीवन पूरी तरह से कंफ्यूज होकर लाइला को अपने घर ले गया। स्टीवन ने लाइला को बताया कि ये उसके मम्मी का घर था। लाइला ये सुनकर काफी हैरान थी, क्योंकि मार्क और उसकी माँ आपस में बात तक नहीं करते। अचानक से वो इतना प्यार क्यों जताने लग गए। इनके बीच का कंफ्यूजन तो अब बस शुरू ही हुआ था। अपेरेंटली लाइला और स्टीवन दोनों की फेवरेट फ्रेंच पोएट सेम थी, यानी शायद स्टीवन के अंदर छुपी मार्क की सबकॉन्शियस ने लाइला की याद में ही यह हॉबी बना ली होगी।
देख के लग रहा था कि स्टीवन को एंशिएंट इजिप्ट में इंटरेस्ट भी लाइला की वजह से ही आया था। लाइला मार्क की बकवास और उसके अजीब से एक्सेंट से तंग आ चुकी थी। वो तो यहाँ पर मार्क से डिवोर्स पेपर पर साइन लेने आई थी। मार्क ने ही लाइला को ये डिवोर्स पेपर भेजे थे, बट उन्हें बिना साइन किए। स्टीवन ये देखकर काफी गुस्सा था कि आखिर मार्क लाइला जैसी परफेक्ट वाइफ को डिवोर्स कैसे दे सकता है। लाइला के डाउट्स क्लियर करने स्टीवन ने उसे स्टोरेज रूम में मिली बैग दिखाई, लेकिन तभी रिफ्लेक्शन वाले मार्क ने स्टीवन को चेतावनी दी कि अगर इसने लाइला को स्कैरब दिखाया तो हैरो के आदमी लाइला की जान के भी पीछे पड़ जाएंगे। ये सुनते ही स्टीवन ने अपने आप को रोक लिया, बट अब काफी देर हो चुकी थी। लाइला ने स्टीवन को धक्का देकर डफल बैग में से वो स्कैरब बाहर निकाला तो यह स्कैरब एमिट के कब्र की दिशा दिखाता है। लाइला और मार्क साथ मिलकर इस स्कैरब के लिए लड़े थे, बट अनफॉर्चुनेटली स्टीवन को उनके एडवेंचर्स और मैरिड लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं था। इसने लाइला को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो मार्क स्पेक्टर नहीं बल्कि स्टीवन ग्रांट है और इसे उस स्कैरब में कोई इंटरेस्ट नहीं। लाइला को चाहिए तो वो स्कैरब खुद अपने पास रख ले। स्टीवन को तो बस उसकी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए थी। इससे पहले कि लाइला को समझ पाए, बाहर दो ऑफिसर्स आ गए। लाइला फौरन जाकर खिड़की के बाहर छुप गई। स्टीवन के घर से फेक पासपोर्ट और चोरी का सामान मिलते ही ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। मार्क स्पेक्टर का बैकग्राउंड चेक करने पर ऑफिसर्स को पता चला कि वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। मार्क के साथियों ने इजिप्ट के किसी आर्कियोलॉजी साइट पर हमला करके कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को बेरहमी से मार दिया था। ये सुनते ही स्टीवन के चेहरे का रंग उड़ गया। स्टीवन को पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय ऑफिसर्स उसे हैरो के पास ले गए। तो ये दोनों भी आर्थर हैरो के कल्ट मेंबर्स थे। मार्क के लाख समझाने के बावजूद भी स्टीवन ने उसे कंट्रोल देने से इनकार कर दिया। आर्थर ने स्टीवन को दिलासा देते हुए कहा कि वो उसकी सिचुएशन समझ सकता है। स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से ही एमिट का जजमेंट स्टीवन पर काम नहीं कर रहा था। आर्थर ये भी जानता है कि स्टीवन को मार्क के साथ साथ कॉन्शू की भी आवाजें सुनाई देती हैं, क्योंकि मार्क से पहले आर्थर कॉन्शू का अवतार था। शायद मार्क के कमजोर दिमाग की वजह से ही कॉन्शू ने आर्थर के बाद उसे अपना नया कैंडिडेट चुन लिया। कॉन्शू नहीं चाहता था कि स्टीवन आर्थर की कोई और बात सुने, इसीलिए वो स्टीवन को उसे मारने का ऑर्डर दे रहा था। लेकिन आर्थर ने स्टीवन को समझाया कि डोंट वरी, मार्क की मदद के बिना कॉन्शू कुछ नहीं कर सकता। अवतार के बिना अर्थ पर कॉन्शू के पावर्स काम नहीं करने वाले। इतना बोलकर आर्थर स्टीवन को टाउन की सैर कराने ले गया। आर्थर के यहाँ आने से पहले इस जगह पर ढेर सारे क्राइम्स हुआ करते थे, बट कल्ट का हिस्सा बनते ही यहाँ रहने वाले सारे लोग क्राइम फ्री लाइफ जीने लगे। एमिट का डर बाबू भैया, एमिट का डर। कॉन्शू कोने में बैठा इनकी सारी बातें सुन रहा था। आर्थर ने स्टीवन को बताया कि कॉन्शू का जस्टिस सिस्टम तो गुनहगारों को गुनाह करने के बाद सजा देता है। ऐसे जस्टिस सिस्टम का क्या ही फायदा जो गुनाह होने से ना रोके। दूसरी तरफ एमिट का जस्टिस सिस्टम गुनहगार के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को पहले ही पढ़ लेगा। यानी एमिट के फिर से जिंदा होते ही दुनिया से पाप का नामो निशान मिट जाएगा। आर्थर चाहता है कि स्टीवन फटाफट उस स्कैरब इनके हवाले कर दे ताकि ये एमिट की कब्र को ढूंढकर उसे आजाद कर सके। लेकिन स्टीवन को ये प्री जजमेंट वाला सिस्टम बिल्कुल सही नहीं लगा। ऐसा करने से एमिट शायद छोटे बच्चों को भी मार दे, क्योंकि वो बच्चे 30-40 साल बाद बड़े होने के बाद कोई गुनाह करेंगे। गुनाह करने से पहले सजा देना तो मासूम को सजा देने जैसा है ना। ये सुनते ही आर्थर की सटक गई। बस हो गया चिटचैट, उसे अब स्कैरब चाहिए था। आर्थर ने इनडायरेक्टली मार्क को भी समझाने की कोशिश की कि वो कॉन्शू की बातों पर भरोसा ना करे। कॉन्शू एक नंबर का झूठा गॉड है। अच्छा होगा कि मार्क जल्द से जल्द वो स्कैरब आर्थर के हवाले कर दे। लेकिन स्टीवन ने उसे बताया कि स्कैरब फिलहाल किसी और के पास है। स्टीवन से वो नाम उगलवाने आर्थर ने एमिट की छड़ी उठा ली। इस छड़ी में एमिट के थोड़े पावर्स कैद थे। इससे पहले कि आर्थर स्टीवन को कोई नुकसान पहुंचाए, वहां पर स्कैरब लेकर लाइला आ गई। लेकिन स्कैरब को आर्थर के हवाले करने के बजाय लाइला स्टीवन को लेकर वहां से भाग गई। स्टीवन लाइला के क्लोज कॉम्बैट स्किल्स देखकर काफी हैरान था। आर्थर ने एमिट की छड़ी से जमीन में एक पोर्टल ओपन कर दिया, जिसके अंदर से एक और जैकल निकलकर स्टीवन के पीछे चला गया। लाइला और स्टीवन भागते हुए एक रूम के अंदर छुप गए। लाइला चाहती है कि स्टीवन फटाफट मून नाइट का सूट पहनकर इनकी जान बचाए, समन द सूट। लेकिन स्टीवन को किसी सूट के बारे में कोई आइडिया नहीं। मून नाइट बनने के लिए स्टीवन को बॉडी मार्क के हवाले करनी होगी। स्टीवन ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, चाहे इसकी जान ही क्यों न चली जाए। लाइला ने कंफ्यूज होकर वो स्कैरब स्टीवन के हवाले कर दिया। तभी उस जैकल ने दरवाजा तोड़कर स्टीवन को रूम से बाहर फेंक दिया। नीचे गिरते वक्त कॉन्शू की बात सुनकर स्टीवन ने फाइनली सूट को समन कर लिया। बट स्टीवन मून नाइट की बजाय मिस्टर नाइट बन गया। सूट कोई भी हो, इनके पावर्स कुछ हद तक सेम ही थे। टू बी ऑनेस्ट, ये सूट मुझे ज्यादा कूल लगा। जैकल और स्टीवन के बीच चली लड़ाई के दौरान हमें एक और बात पता चली कि उस जैकल को सिर्फ स्टीवन और शायद आर्थर ही देख सकते थे। बाकी किसी को वो जैकल नहीं दिख रहा था।
स्टीवन के कम एक्सपीरियंस की वजह से वो जैकल उस पर भारी पड़ने लगा। लायला और आसपास के मासूम लोगों की जान बचाने की खातिर स्टीवन मार्क को कंट्रोल देने के लिए तैयार हो गया। कंट्रोल मिलते ही मार्क फौरन मून नाइट में बदल गया। लायला के कहने के मुताबिक मून नाइट उस जैकल को पब्लिक से दूर ले गया और कुछ एपिक वीएफएक्स शॉट्स के बाद मून नाइट ने उस जैकल को मार दिया। जैकल तो मर गया, पर इस भागा दौड़ी में वो स्कैरब मार्क की जैकेट से गिर गया था। इतना सब करने के बावजूद भी वो स्कैरब आर्थर के हाथ लग गया। यहाँ हमें एक हिंट मिला कि आर्थर शायद किसी को भी एमिट के पावर से मार सकता है। ये बेचारा तो शायद बिना जज हुए ही मर गया। ये देखकर लायला फौरन वहां से भाग निकली। मार्क के बॉडी पर कंट्रोल करते ही अब स्टीवन रिफ्लेक्शन में अटक गया। जब तक ये काम पूरा नहीं होता, मार्क बॉडी का कंट्रोल अपने पास ही रखेगा। स्टीवन के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो अपना कंट्रोल वापस नहीं ले पाया, क्योंकि जो पर्सनालिटी बॉडी पर कंट्रोल करती है उसे खुद से होकर दूसरी पर्सनालिटी को कंट्रोल देना पड़ता है। ये जबरदस्ती काम नहीं करने वाली, कंसेंट चाहिए। मार्क ने स्टीवन से वादा किया कि कॉन्चो का उधार चुकता होते ही वो हमेशा हमेशा के लिए स्टीवन की जिंदगी से निकल जाएगा, लेकिन तब तक स्टीवन को बैक सीट पर बैठे रहना होगा। शायद ये शो भी मार्क स्पेक्टर की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी फॉलो कर रहा है। इजिप्ट में किसी मिशन के दौरान मार्क स्पेक्टर की जान बचाने के बदले कॉन्चो ने उसे अपना अवतार बना लिया। मार्क के बाद कॉन्चो लायला को नेक्स्ट अवतार चुनने वाला था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मार्क ने लायला को अपने से दूर कर दिया। लेकिन स्टीवन को मार्क की बातों पर भरोसा नहीं था। मार्क ने गुस्से में मिरर तोड़कर स्टीवन को शांत कर दिया कि तभी वहां पर कॉन्चो आ गया। मार्क ये आर्थर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कॉन्चो के एग्रीमेंट से आजाद होना चाहता था, लेकिन कॉन्चो ने उसे याद दिलाया कि ऐसा करने पर वो लायला को नेक्स्ट कैंडिडेट चुन लेगा। देख के लग नहीं रहा कि मार्क के पास कॉन्चो की मनमानी सहने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है, तो ये कॉन्चो के पीछे पीछे एमिट की कब्र ढूंढने इजिप्ट चला गया। स्टीवन भी बैक सीट पर बैठकर इनके साथ चल दिया। कमरे में भी तबाही को देख के लग रहा है कि शायद स्टीवन ने फिर से इसके साथ कोई झगड़ा कर लिया। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमने देखा कि लैला एक फैमिली फ्रेंड की मदद से इजिप्ट जाने फेक पासपोर्ट बना रही थी। लैला की ओरिजिन कंट्री इजिप्ट है और वो 10 साल बाद पहली बार अपने घर वापस जा रही थी। जो लोग नहीं जानते, लैला के कैरेक्टर प्ले करने वाली ये एक्ट्रेस भी हाफ इजिप्शियन है। यही हमें 2 और बातें पता चली कि लैला ब्लैक मार्केट से एंटीक चीजें चुराकर उन्हें वापस उनके ओरिजिनल ओनर के पास पहुंचाती थी, और दूसरा कि लैला के पापा एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो किसी मिशन के दौरान रेगिस्तान में मारे गए। उधर कायरो में आर्थर हैरो ने उस कैरब कंपस के जरिए एमिट की कब्र ढूंढ निकाली। मार्क भी यहाँ आर्थर की तलाश में एक लीड का पीछा कर रहा था, बट इसके यहाँ पहुंचने से पहले ही आर्थर के आदमियों ने उस खबरी को मार डाला। बस फिर क्या था, मार्क ने उन लोकल इजिप्शियन गुंडों की कुटाई शुरू कर दी ताकि वो इनसे आर्थर हैरो की लोकेशन जान सके। एक लंबे क्लोज कॉम्बैट फाइट सीक्वेंस के बाद मार्क की बॉडी पर फिर से स्टीवन ने कब्जा कर लिया। स्टीवन उन गुंडों को सही सलामत वापस भेजकर खुद भी कायरो से भागने की कोशिश में था, बट एन मोमेंट पर मार्क ने कंट्रोल वापस ले लिया। मार्क ने फिर से उन गुंडों को ढूंढकर पूछताछ शुरू कर दी। रिफ्लेक्शंस में कैद स्टीवन की पर्सनैलिटी बार बार मार्क को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर आर्थर के आदमियों ने मार्क के सर पर हमला कर दिया। होश आने पर मार्क ने देखा कि उसने 3 में से 2 गुंडों को मार दिया था। अब बस एक बच्चा जिंदा बचा है। सरप्राइजिंगली इस खून खराबे के बारे में ना तो मार्क को कुछ याद था और ना ही स्टीवन को, यानी ये कांड मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी ने किया होगा, मे बी जेक लॉकले। फिलहाल ये सब सोचने का टाइम नहीं था। कॉन्चो के कहने पर मार्क उस बच्चे को पहाड़ी से नीचे लटकाकर हैरो के बारे में पूछताछ करने लगा, बट ये बंदा एमिट का कट्टर सपोर्टर निकला। मार्क को आर्थर हैरो की लोकेशन बताने के बजाय इसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मार्क को लगता है कि हैरो को रोकने इन्हें दूसरे गॉड्स की मदद लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कॉन्चो की बाकी गॉड्स के साथ जरा भी नहीं बनती। द एनियट का ध्यान अपनी ओर खींचने कॉन्चो को कोई बड़ा कांड करना होगा, बट अगर गॉड्स को ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो कॉन्चो को पत्थर में कैद कर देंगे। तो जरा सोच समझ के, क्योंकि अगर कॉन्चो कैद हो गया तो मार्क भी अपने पावर्स खो देगा। गॉड्स का अटेंशन लेने कॉन्चो दिन दहाड़े सूरज ग्रहण ले आया। ये देखते ही द एनियट ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलवा ली। द एनियट के अवतार सारी दुनिया में फैले हुए थे। ऐसे अर्जेंट मीटिंग का बुलावा आते ही उन अवतार्स के सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता था। मार्क के सामने भी ऐसा ही एक पोर्टल खुला जो इसे सीधा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर ले जाएगा। मार्क को मिलाकर इस मीटिंग को अटेंड करने टोटल 6 अवतार आए थे। हैथोर के अवतार ने हमें ऐसे भी हिंट्स दिए कि शायद जमाने के दिनों में कॉन्चो और हैथोर के बीच चक्कर चला था। कॉन्चो के शो ऑफ और मनमानी की वजह से गॉड्स उसे ऑलरेडी एक बार बैनिश कर चुके थे।
बट ये खुलेआम आसमान के साथ छेड़खानी करना लिमिट को क्रॉस कर रहा है। अगर कॉन्शू ने फिर से ऐसा कोई इंस्टेंट मारा तो वो उसे सीधा पत्थर में कैद कर देंगे। बाकी के गॉड्स ह्यूमंस के बीच अंडरकवर रहकर बस उनकी करतूतों पर नजर रखा करते थे। इंसानों ने उनको पूजना छोड़ दिया था, तो इन गॉड्स ने भी इंसानों के बारे में सोचना छोड़ दिया। बट कॉन्शू अब तक खुलेआम अपने पावर्स का शो ऑफ करके उसके अवतार के जरिए गुनहगारों को इंसाफ दिला रहा था। एनीवेज, कॉन्शू ने फौरन मार्क की बॉडी हाईजैक करके इन्हें बताया कि उसने ये काम सिर्फ और सिर्फ गॉड्स का अटेंशन पाने के लिए किया था। अगर समय रहते आर्थर हैरो को रोका नहीं गया तो वह एमिट को आजाद करके सारी दुनिया में तबाही मचा देगा। ये सुनते ही गॉड्स ने आर्थर को भी सुनवाई के लिए बुलवा लिया, बट आर्थर ने उल्टा सारा इल्जाम कॉन्शू के ऊपर डाल दिया कि वो नहीं, कॉन्शू एमिट की कब्र को ढूंढ रहा था और कॉन्शू ने मार्क स्पेक्टर जैसे मेंटल डिसऑर्डर वाले इंसान को अपना अवतार बनाकर उसे यूज किया है। ये सुनते ही गॉड्स ने फौरन मार्क से उसके आइडेंटिटी डिसऑर्डर के प्रॉब्लम के बारे में पूछा। मार्क से कंफर्मेशन मिलते ही सारे गॉड्स आर्थर को बाइज्जत बरी करके वहां से चले गए। इन्हें अब कॉन्शू या मार्क की कोई बात नहीं सुननी थी, लेकिन हैथोर के अवतार को मार्क पर पूरा भरोसा था। जाने से पहले इसने मार्क को बताया कि अगर एमिट की कब्र ढूंढनी है तो पहले इसे सेन्फू का ताबूत ढूंढना होगा। एमिट को कैद करने के बाद सेन्फू ने उसकी कब्र की लोकेशन रिकॉर्ड करके रखी थी। सेन्फू का ताबूत हाल ही में ब्लैक मार्केट में बिका था, तो शायद मार्क को वहां से कोई लीड मिल सकती है। इसी ब्लैक मार्केट डीलर को ढूंढते वक्त मार्क की मुलाकात लैला से हुई, जो यहाँ मार्क को ढूंढते हुए आई थी। लकीली वो डीलर लैला का पुराना दोस्त कम दुश्मन एंटोन मॉर्ग्राट है। इनके बीच मैड्रीपुर में कोई सीन हुआ था, उसके बाद से ये आज पहली बार मिल रहे थे। कॉमिक्स में ये मिडनाइट मैन नामी एंटीक थीफ के नाम से जाना जाता था। अनफॉर्चुनेटली एंटोन के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर हाल ही में एक एक्सीडेंट में मारे गए। होपफुली अगले एपिसोड में हमें इसकी मिडनाइट आइडेंटिटी भी देखने मिल जाए। एंटोन मार्क को देखते ही समझ गया था कि इस बंदे में कोई गड़बड़ है। एंटोन ने मार्क का नॉलेज चेक करने उसका एक छोटा सा टेस्ट लिया, जिसमें वो बुरी तरह से फेल हो गया। ये एंशिएंट इजिप्ट वाला ज्ञान सिर्फ स्टीवन को था। लैला को लगता है कि मामला और बिगड़ने से पहले मार्क अपनी बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे दे, बट मार्क ने इस बात से साफ मना कर दिया। मार्क स्टीवन को बिना कंट्रोल दिए रिफ्लेक्शन के जरिए उसकी मदद लेने लगा। एमिट की लोकेशन ढूंढने इन्हें एक पहेली सुलझानी होगी। लैला को एंटोन का ध्यान भटकाने भेजकर मार्क और स्टीवन सेन्फू की पहेली सुलझाने लग गए। मार्क को ताबूत के साथ छेड़खानी करता देख एंटोन के बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया। बंदूक सामने देखकर मार्क के क्लोज कॉम्बैट स्किल्स ट्रिगर हो गए और उसी के साथ इनकी पोल भी खुल गई। एंटोन के आदमियों ने मार्क और लैला को पकड़ लिया कि तभी वहां पर आर्थर हैरो आ गया। आर्थर ने एंटोन को स्कैरब और छड़ी का डेमो देते हुए कहा कि वो उसे सीधा खजाने तक पहुंचा सकता है। एंटोन को इन दोनों के साथ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आर्थर ने यहाँ पर लैला के साथ भी माइंड गेम्स खेले। आर्थर ने लैला को बताया कि मार्क उसके पापा के मर्डर के बारे में सब कुछ जानता है। मार्क ही है जो लैला को उसके असली खूनी तक पहुंचने से रोक रहा था, इंडिकेटिंग कि मार्क स्पेक्टर के उस रेगिस्तान वाले मास मर्डर में शायद लैला के पापा भी शामिल थे। कॉमिक्स में यह मास मर्डर राउल बुशमैन ने किया था, बट शो के हिंट्स को देख के लग रहा है कि शायद उस खून खराबे के पीछे मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी होगी। बट अगेन एमसीयू के हिसाब से वो कुछ ज्यादा ही डार्क हो जाएगा, तो उसके चांसेस एकदम कम है। इतना बोलकर आर्थर वहां से चला गया। जाने से पहले इसने सेन्फू का ताबूत भी तबाह कर दिया। एंटोन के आदमियों से लैला की जान बचाने मार्क फाइनली मून नाइट बन गया। लड़ाई के बीच एक बार फिर से इसकी पर्सनैलिटी स्वैप हो गई थी, यानी धीरे धीरे मार्क का उसके पर्सनैलिटीज पर से कंट्रोल छूटता जा रहा था। लैला ने अपने मून नेकलेस की मदद से बॉडीगार्ड को मारकर सेन्फू के नोट चुरा लिए। नक्शा मिलते ही ये दोनों वहां से चले गए। इस लड़ाई में एंटोन बुरी तरह से घायल हो गया। रास्ते में लैला मार्क से अपने पापा की मौत के बारे में पूछताछ करने लगी, बट मार्क के पास फिलहाल इस सब के लिए टाइम नहीं था। इन्हें जल्द से जल्द एमिट की कब्र ढूंढनी होगी। इस नक्शे की पहेली को सुलझाने इन्हें स्टीवन की मदद चाहिए। फिर मार्क ने ना चाहते हुए भी स्टीवन को अपने बॉडी का कंट्रोल दे दिया। बॉडी वापस मिलते ही स्टीवन ने मिनटों में पहेली सुलझा ली। रेगिस्तान में कोई लैंडमार्क्स ना होने की वजह से एंशिएंट इजिप्शियन सूरज और तारों की मदद से रास्ता ढूंढते थे, यानी मैप पर बने स्टार्स को पिन पॉइंट करके ये एमिट की कब्र ढूंढ सकते हैं। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये था कि सेन्फू ने यह मैप 2000 साल पहले बनाया था। उस वक्त अर्थ गैलेक्सी के अलग कोने में थी। आज और हजारों साल पहले का स्टार कॉन्स्टलेशन मैच नहीं करने वाला। अगर इन्हें एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढनी है तो 2000 साल पहले का स्टार कॉन्स्टलेशन देखना होगा। लकीली कॉन्शू को वो रात अच्छे से याद है। फिर कॉन्शू स्टीवन एके मिस्टर नाइट के साथ मिलकर आसमान और स्टार्स को 2000 साल पीछे ले गया। लाइला ने फटाफट अपना टैबलेट उठाकर कॉन्स्टलेशन को स्कैन करके एमिट की लोकेशन ढूंढ ली। कॉन्शू के इस कांड के बाद बाकी गॉड्स ने उसे पत्थर में कैद कर लिया।
जाने से पहले कॉन्शु ने स्टीवन को बताया कि वो मार्क को उसे आजाद करने भेज दे। कॉन्शु के कैद होते स्टीवन के पावर्स भी चले गए और वो रेगिस्तान में बेहोश हो गया। आई नो कि ये टर्निंग बैक द नाइट स्काई दिखने में टाइम ट्रैवल जैसा लग रहा था, बट मुझे नहीं लगता कि कॉन्शु धरती को वाकई में 2000 साल पीछे ले गया, क्योंकि ऐसा करना पूरे एमसीयू टाइमलाइन की बैंड बजा देगा। शायद ये बस कॉन्शु की कोई स्काई मैनिपुलेशन ट्रिक होगी। कॉन्शु को फाइनल गुड बाय बोलने आर्थर उसकी मूर्ति से मिलने चला गया। आर्थर ने कॉन्शु से वादा किया कि वो एमिट को आजाद करके अपने मिशन को पूरा करके रहेगा और आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार कॉन्शु है, क्योंकि इसी ने आर्थर को अपना अवतार बनाकर उसे अंदर से तोड़ दिया था। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 कॉन्शु को पत्थर में कैद करने के बाद ओसाइरस के अवतार ने उसकी उस शाप्ति को दीवार में रख दिया। देख के लग रहा है कि कॉन्शु की तरह ही एनियड और भी बहुत सारे गॉड्स को कैद कर चुके हैं। लैला रेगिस्तान में बेहोश पड़े स्टीवन को होश में लाने की कोशिश में थी कि तभी अचानक उन पर आर्थर के आदमियों ने हमला कर दिया। लैला ने अपना दिमाग लगाकर फ्लेयर सिग्नल की मदद से सबको ठिकाने लगा दिया। गोलियों की आवाज से स्टीवन को भी होश आ गया। सुबह होते होते दोनों एमिट को ढूंढते हुए इस लोकेशन पर पहुंच गए। बाहर आर्थर के आदमियों की गाड़ियां और टेंट बने थे, बट किसी का कोई अता पता नहीं था। बिना पहरा लगाए सारे ही टूम के अंदर घुस गए। दोनों को यह देखकर थोड़ा डाउट आने लगा, बट इनके पास अंदर जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। आर्थर के कैंप से जरूरत का सामान उठाकर इन्होंने टूम के अंदर जाने की तैयारी शुरू कर दी। स्टीवन लैला पर पूरी तरह से लट्टू हो गया था। मार्क ने रिफ्लेक्शन से स्टीवन को कड़ी चेतावनी दी कि वो लैला से दूर रहे। स्टीवन ने खुद को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की। इसने लैला को यह तक बता दिया कि कॉन्शु के डर से ही मार्क इससे दूर भाग रहा था, क्योंकि कॉन्शु का नेक्स्ट कैंडिडेट लैला ही थी। बट लैला को अपने इतने करीब आता देख स्टीवन से रहा नहीं गया और भाई साहब ने लैला को किस कर दिया। लैला के टूम के अंदर जाते ही मार्क ने थोड़ा सा बॉडी पर कंट्रोल लेकर स्टीवन को पंच मार दिया। अंदर जाते ही लैला ने रेत पर उसके पापा के इनिशियल्स लिख दिए। याद है ना, लैला के आर्कियोलॉजिस्ट पापा ऐसे एक मिशन के दौरान मारे गए थे। यहाँ रख के एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को देखकर स्टीवन खुशी के मारे पगला गया। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हॉरस की आंख की शेप में बना था। इतनी मेहनत तो किसी फैरो के कब्र के लिए की जाती थी, यानी एमिट का फाइनल अवतार एक फैरो था। बट इस फैरो की कब्र तक पहुंचने इन्हें पहले इस भूल भुलैया को सॉल्व करना होगा। स्टीवन के लिए यह बाएं हाथ का खेल था। हॉरस की आंख का सिंबल ह्यूमंस के 6 सेंसेस को दर्शाता है। थोड़ा दिमाग लगाने पर ये दोनों समझ गए कि एमिट का आखिरी अवतार शायद उसकी आवाज का प्रतीक होगा, यानी पजल की ये वाली लोकेशन। कब्र को ढूंढते वक्त इनका सामना एंशिएंट ज़ॉम्बीज यानी हेका प्रीस्ट से हुआ। एंशिएंट इजिप्शियंस इस तरह के हेका प्रीस्ट नामी जादूगरों को फेरो की कब्र की रक्षा करने कब्र के पास ही छोड़ देते थे। हजारों साल बाद भी ये प्रीस्ट अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से निभा रहे थे। हेका प्रीस्ट के साथ चली इस हाथापाई के दौरान स्टीवन और लैला एक दूसरे से अलग हो गए। लैला ने इंडियाना जोन स्टाइल में सबसे मुश्किल रास्ता चुना और स्टीवन को लकीली शॉर्टकट मिल गया। लैला ने पूरी जान लगाकर किसी तरह उस खतरनाक रास्ते को पूरा कर लिया, बट तभी उस पर एक और हेका प्रीस्ट ने हमला कर दिया। फिर लैला ने उसके सबसे भरोसेमंद हथियार यानी फ्लेयर की मदद से उस प्रीस्ट को भी मार दिया। उधर स्टीवन शॉर्टकट रास्ते के जरिए फाइनली फेरो की कब्र तक पहुंच गया। सरप्राइज सरप्राइज, एमिट का आखिरी अवतार अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अलेक्जेंडर की असली कब्र कहाँ है वो आज तक किसी को नहीं पता। बहुत लोगों का मानना है कि बेबीलोन में मरने के बाद उसे अलेक्जेंड्रिया में दफन किया गया था, बट इस शो के हिसाब से तो अलेक्जेंडर की कब्र शायद कायरो और अलेक्जेंड्रिया के बीच वाले रेगिस्तान में थी। एनीवेज, एमिट की उशाब्दी को लुटेरों से बचाने उसे अलेक्जेंडर की मम्मी में छुपाया गया था। अलेक्जेंडर एमिट की आवाज थी, यानी वह उशाब्दी अलेक्जेंडर के गले में होगी। फिर स्टीवन ने मम्मी को सॉरी बोलकर उसके गले से एमिट की उशाब्दी बाहर निकाली। दूसरी तरफ आर्थर ने लैला को बताया कि मार्क उसके पापा यानी अब्दुल्ला अल फूली को अच्छे से जानता है। जिस वक्त अब्दुल्ला का मर्डर हुआ था तब मार्क भी वहां पर मौजूद था। स्टीवन को जज करते वक्त एमिट के स्केल्स ने उसका दिमाग पढ़ लिया था। अब्दुल्ला की मौत वाली मेमोरी आज तक मार्क को परेशान कर रही थी। यह सुनते लैला सीधा स्टीवन को ढूंढने चली गई। लैला को एमिट की उशाब्दी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे अभी का अभी मार्क से बात करके सारा मैटर क्लोज करना था। लैला का ये रूप देखकर स्टीवन ने बॉडी मार्क के कंट्रोल में दे दी। मार्क ने लैला को बहुत समझाने की कोशिश की कि यहाँ से बाहर निकलते ही वो लैला के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। इधर ज्यादा देर तक रुकना खतरे से खाली नहीं, लेकिन लैला को तो अभी इसी वक्त सब कुछ सच जानना था। तो मार्क ने अब्दुल्ला को नहीं मारा, बट उसकी मौत के वक्त मार्क वहां पर मौजूद था। अब्दुल्ला मार्क के साथी मर्सनरीज के साथ ही किसी मिशन पर गया हुआ था। मिशन के पूरा होते ही मार्क के एक साथी ने लालच में आकर अब्दुल्ला समेत सबको मार दिया।
मार्क भी उस दिन मरने वाला था, बट उसे शायद कॉन्शू ने बचा लिया, बिल्कुल कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी की तरह। उस दिन से लेकर आज तक अब्दुल्ला की मौत का गिल्ट मार्क को परेशान किए जा रहा था। उसी गिल्ट के चक्कर में मार्क लैला से मिलने चला गया और आगे चल के इनकी शादी हुई। ये सुनते ही लैला का दुख डबल हो गया, यानी मार्क ने सिंपैथी के चक्कर में लैला से शादी की थी। याइक्स! अब समझाने का कोई फायदा नहीं भाई, बहुत देर हो गई। आर्थर भी एमिट का उड़ता स्कैरब लेकर यहीं आ रहा था। बाहर से हलचल की आवाज सुनते ही मार्क ने लैला से छुपने के लिए कहा और खुद अलेक्जेंडर की कुल्हाड़ी उठाकर आर्थर से लड़ने चला गया। आर्थर ने मार्क को समझाते हुए कहा कि अब उसकी रक्षा करने कॉन्शू भी नहीं रहा। समझदारी इसी में है कि मार्क वो उशाब्दी आर्थर के हवाले कर दे, बट मार्क तो फुल ऑन लड़ाई के मूड में था। ये देखकर आर्थर ने सीधा मार्क पर गोलियां चला दी। दूसरी गोली खाते ही मार्क स्लो मोशन में नीचे गिर गया। मार्क की फिजिकल बॉडी एकदम शैलो पानी में पड़ी थी, बट उसकी कॉन्शियसनेस काफी गहराई में डूब गई। होश आने पर मार्क ने देखा कि वो किसी साइक वार्ड में बैठा मूवी देखते हुए बिंगो खेल रहा था। इस वार्ड में मौजूद सारे कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स हमें ये दिखाना चाहते हैं कि अब तक हमने जो कुछ भी देखा वो बस मार्क के दिमाग की उपज थी। कॉन्शू, एमिट ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कम ऑन, मार्वल इतना बड़ा गैम्बल नहीं खेलने वाले। शो के रिलीज होने से पहले क्रिएटर्स ने क्लियर कर दिया था कि मून नाइट सीरीज इंडियाना जोन्स और फाइट क्लब जैसे मूवीज से इंस्पायर्ड है। भाई अब उसमें शटर आइलैंड भी ऐड कर दो। सारी खिचड़ी ने एपिसोड 4 में ही पकानी थी। ओके, मार्क को अच्छे से पता था कि कोई इसके साथ पक्का माइंड गेम्स खेल रहा है। मार्क को शांत करने दोनों गार्ड उसे मेन थेरेपिस्ट यानी आर्थर के पास ले गए। आर्थर भी मार्क को यही बता रहा था कि स्टीवन, मून नाइट, इजिप्शियंस गॉड्स ये सब बस मार्क के दिमाग की उपज है। मार्क दिन रात लो बजट इंडियाना जोन्स मूवीज देख देख कर अपनी अलग कहानी बना रहा था जिसमें वो खुद ही हीरो है। बट मार्क कहाँ इसकी बातों में आने वाला था। वो फौरन गार्ड्स को मारकर बाहर भाग गया और एक रूम में जाकर छुप गया। फिर उसी रूम में रखे ताबूत से स्टीवन बाहर निकला। दोनों एक दूसरे को फिजिकली आमने सामने देखकर काफी हैरान थे। दोनों को आखिरी चीज यही याद थी कि वो आर्थर से गोली खाने के बाद यहाँ उठे हैं। यानी इधर ये बात कंफर्म हो गई कि ये सब मार्क के दिमाग में चला था। अब मार्क और स्टीवन दोनों को इस जगह से बाहर निकलना था। रास्ते में इन्हें एक और ताबूत दिखा, मे बी वो थर्ड अननोन पर्सनैलिटी, बट ये उसे बिना खोले ही आगे चले गए। फिर ये दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे कि तभी अचानक से वह दरवाजा खुल गया। अपने सामने इजिप्शियन गॉडेस टावरेट को देखकर दोनों के मुंह से चीख निकल गई। और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 तो एज एक्सपेक्टेड इस एपिसोड ने डाउट्स क्लियर करने के बजाय और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। मून नाइट वगैरह कुछ है भी या मार्क वाकई में इस असाइलम में बैठा बस ख्याली पुलाव पका रहा था। एपिसोड 5 में शायद पहली बार ओपनिंग सीक्वेंस में हमने मार्वल का ऑफिशियल थीम सुनने मिला, इंडिकेटिंग कि धीरे धीरे हम रियलिटी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, टावरेट को अपने सामने देखकर मार्क को बचपन वाले डार्क ट्रॉमा के फ्लैशबैक्स आने लगे। होश आते ही मार्क ने देखा कि वो अब भी डॉक्टर हैरो के सामने बैठा था, लेकिन इस बार मार्क के नाक पर पट्टी बंधी थी। बहुत लोगों का मानना है कि ये मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी जेक होगी, क्योंकि इसका एक्सेंट भी मार्क और स्टीवन से काफी अलग था। ये टूटी हुई नाक के पीछे क्या लॉजिक है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हैरो ने मार्क को समझाते हुए कहा कि उसका दिमाग फिलहाल सेंस और नॉनसेंस के बीच झूला झूल रहा है। मार्क इस वक्त पटनम मेडिकल फैसिलिटी में एडमिट है। अच्छा हुआ कि मार्क अपने आप पर कंट्रोल करके हैरो और यहाँ के स्टाफ को उसकी मदद करने का मौका दे। हैरो का मानना है कि मार्क के दिमाग ने उसकी डार्क मेमोरीज को भुलाने के लिए ये इजिप्शियन गॉड, बोलने वाले हिप्पो और सुपर हीरो मून नाइट की कहानी बनाई थी। मार्क होश खोने से पहले हैरो के सामने किसी छोटे बच्चे की बात कर रहा था। ये सुनते ही मार्क या जेक ने टेबल पर रखा पिरामिड उठाकर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन समय रहते गार्ड्स ने उसे पकड़कर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मार्क की कॉन्शियसनेस फिर से टावरेट के सामने आ गई। टावरेट ने इन्हें बताया कि हैरो से गोली खाने के बाद मार्क की मौत हो गई। फिलहाल मार्क और स्टीवन की कॉन्शियसनेस इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड डुआत में है। इस आफ्टर लाइफ को पार करने में टावरेट इनकी मदद करेगी। बरसों से यहाँ पर किसी की आत्मा नहीं आई थी, इसीलिए टावरेट भी इन्हें यहाँ देखकर थोड़ी हैरान और परेशान थी। एमसीयू में इस तरह के ढेर सारे आफ्टर लाइफ रम्स मौजूद हैं। ब्लैक पैंथर में दिखाया गया एंसेस्ट्रल प्लेन भी इन्हीं रम्स में से एक है। ये सब सुनने के बाद मार्क को लगा कि शायद डॉक्टर हैरो ठीक कह रहे थे। मार्क को सीरियस मेडिकल मदद की जरूरत है। मार्क दरवाजा खोलकर स्टीवन को भी यह समझाने की कोशिश कर रहा था, बट बाहर जाकर मार्क ने देखा कि वो लोग रेगिस्तान की एक बोट में सवार फील्ड ऑफ रीड्स को जा रहे थे। फील्ड ऑफ रीड्स मतलब इजिप्शियन गॉड्स के मानने वालों की जन्नत। ये देखकर मार्क समझ गया कि वो फिलहाल वाकई में अपने आफ्टर लाइफ में था।
अनफॉर्चुनेटली इस जन्नत में पहुंचने से पहले मार्क और स्टीवन को एक फाइनल टेस्ट पास करना होगा। सिर्फ साफ और बैलेंस दिल वाले सोल्स ही फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच सकते थे। इतना बोलकर टावेरेट ने मार्क और स्टीवन का दिल निकाला और उन्हें एनुबिस के तराजू पर तोलने लग गई। अगर इनके दिल बैलेंस हुए तो ही इनकी आत्मा आरू के फील्ड ऑफ रीड्स में जा सकती है। अगर सफर पूरा होने तक ये तराजू बैलेंस नहीं हुआ तो इनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस रेगिस्तान में जकड़ कर रह जाएगी। मार्क ने स्टीवन को बताया कि उसे ये चोंचले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, इन्हें इस हिप्पो गॉड को मारकर बोट हाईजैक कर लेनी चाहिए। तभी टावेरेट ने इन पर एक और बम फोड़ दिया। इनके हार्ट्स अधूरे होने की वजह से तराजू बैलेंस नहीं हो रहा था। अगर फील्ड ऑफ रीड्स को जाना है तो मार्क और स्टीवन को जल्द से जल्द अपने गिले शिकवे मिटाकर हार्ट्स को कंप्लीट करना होगा। जब तक मार्क और स्टीवन एक दूसरे को अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बता देते, इनके हार्ट्स इनकम्प्लीट रहेंगे। लकीली टावेरेट की बोट में इन दोनों के सारे मेमोरीज मौजूद थे। फिर ये दोनों अंदर एक दूसरे के मेमोरीज को देखने चले गए कि तभी उन्हें एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। आवाज का पीछा करते करते दोनों इस रूम में घुस गए। यहाँ बैठे सारे लोगों को मार्क ने मारा था, कॉन्शू के कहने पर। एक एक बंदे का चेहरा मार्क को लोकेशन के साथ याद था। स्टीवन ने देखा कि जैसे जैसे ये दोनों अपने मेमोरीज को शेयर कर रहे थे, तराजू की स्पीड स्लो हो रही थी, यानी ये दोनों एकदम सही रास्ते पर थे। तभी स्टीवन की नजर एक बच्चे पर पड़ी। मार्क ने स्टीवन को उस बच्चे के पीछे जाने से रोकने की कोशिश की, बट स्टीवन मार्क को चकमा देकर उसकी चाइल्डहुड मेमोरी में घुस गया। यहीं से सब शुरू हुआ था। वो बच्चा मार्क का छोटा भाई रैंडल है। इस हैप्पी मेमोरी में मार्क की फैमिली बारबेक्यू पार्टी कर रही थी और रैंडल बैठा एक फिन वाली गोल्ड फिश की ड्राइंग बना रहा था। बारबेक्यू बनने तक मार्क उसके छोटे भाई को पास की गुफा में ले गया। ये दोनों ही टूम बस्टर मूवी के बड़े फैन थे, तो इन्हें भी ऐसे एडवेंचर्स पर जाने का काफी शौक था। स्टीवन भी इनके पीछे पीछे गुफा की ओर चला गया। गुफा के बाहर एक परिंदे की हड्डियां पड़ी थी, जिसका स्कल दिखने में एकदम कॉन्शू के स्कल की तरह था। सिंगल फिन वाली गोल्ड फिश, परिंदे का स्कल। धीरे धीरे अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी है। मार्क और रैंडल जब गुफा में गए थे तब बाहर बारिश हो रही थी। गुफा में पानी भरने की वजह से रैंडल डूबकर मर गया। उधर आफ्टर लाइफ में मार्क स्टीवन को ढूंढते ढूंढते रैंडल के फ्यूनरल वाले मेमोरी में पहुंच गया। यहाँ मार्क की मां ने सबके सामने मार्क को रैंडल की मौत का जिम्मेदार बताया और बस उसी दिन से मार्क की मां उससे सख्त नफरत करने लग गई। मार्क नहीं चाहता था कि स्टीवन और ज्यादा देर तक यहाँ पर रहे, इसीलिए वह उसे खींचकर दूसरी मेमोरी में ले गया। इस वाले मेमोरी में टीनेज मार्क उसकी मां से परेशान होकर घर छोड़कर जा रहा था। स्टीवन उनकी मां का यह रूप देखकर काफी हैरान था, क्योंकि स्टीवन के हिसाब से तो उनकी मां काफी लविंग और केयरिंग टाइप की थी। मार्क क्लियरली स्टीवन से कुछ छुपाना चाह रहा था। वो उसे ढकेल कर नई मेमोरी में ले गया, लाइला के पापा की मौत वाली रात। मार्क उसके साथ ही बुशमैन और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर इजिप्शियन टूम को लूटने आया था, बट एकदम लास्ट मोमेंट पर बुशमैन ने प्लान बदल दिया। बुशमैन सबको मारकर सारा खजाना अकेले लूटना चाहता था। इसी लड़ाई में लाइला के पापा और बाकी आर्कियोलॉजिस्ट मारे गए। मार्क बुरी तरह से जख्मी होकर रेंगता हुआ कॉन्शू की कब्र के पास पहुंचा। मार्क दर्द से छुटकारा पाने खुद को मारने वाला था कि तभी उसे कॉन्शू की आवाज सुनाई दी। यहीं पर कॉन्शू ने मार्क को ऑफर दिया कि अगर वो उसका अवतार बनकर गुनहगारों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा तो बदले में कॉन्शू मार्क को हील करके उसे सुपर हीरो बना देगा। कॉन्शू शुरू से ही मार्क के आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में जानता था। मार्क के पास वैसे भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और इस तरह से वो कॉन्शू का ऑफर एक्सेप्ट करके मून नाइट बन गया। तभी टावेरेट ने इन्हें बताया कि अपर वर्ल्ड से धड़ाधड़ सोल्स जज होकर नीचे गिर रहे थे। हैरो इन सोल्स का समय से पहले इम्तिहान लेकर उन्हें अंडरवर्ल्ड में भेज रहा था। दोनों समझ गए कि अब उन्हें किसी भी हालत में हैरो को रोकना होगा। अगर टावेरेट ने मार्क की आत्मा को वापस उसकी बॉडी में डाल भी दिया तब भी बिना कॉन्शू की मदद के वो जिंदा नहीं बच सकता। हैरो को रोकना है तो कॉन्शू को आजाद करना होगा। ये चाहते हैं कि टावेरेट लीला तक इनका मैसेज पहुंचाकर कॉन्शू को आजाद करवाए। टावेरेट भी अंडरवर्ल्ड का हाल देखकर इनकी बात मान गई और बोट को ओसाइरस के गेट के पास मोड़ दिया। वापस जाने का बस यही एक रास्ता था। टावेरेट को ऊपर मैसेज पहुंचाने का काम सौंपकर मार्क और स्टीवन अपनी स्केल्स को बैलेंस करने चले गए। स्टीवन को लगता है कि बचपन की मेमोरीज में वापस जाते ही इनके स्केल्स बैलेंस हो जाएंगे, बट मार्क उन मेमोरीज को फिर से नहीं जीना चाहता। स्टीवन की और ज्यादा फोर्स करते ही मार्क का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया और उसकी कॉन्शियसनेस फिर से हैरो के ऑफिस पहुंची। ना ही मार्क की नाक टूटी थी और ना ही डॉक्टर हैरो के गार्ड्स ने उसे कोई इंजेक्शन दिया था। डॉक्टर हैरो भी चाहते हैं कि मार्क स्टीवन को सारी सच्चाई बता दे।
कि आखिर कौन सी पर्सनालिटी रियल है और कौन सी ट्रॉमा को हैंडल करने के लिए बनाई गई है। ये सुनते ही मार्क स्टीवन को बचपन वाली उस मेमोरी में ले गया। मार्क की माँ अपना गुस्सा निकालने उसे मारा करती थी। बस इन्हीं चाइल्डहुड ट्रॉमा वाली मेमोरीज को भुलाने के लिए नन्हे मार्क ने स्टीवन की पर्सनैलिटी को बनाया ताकि स्टीवन इन सब डार्क मेमोरीज से दूर रहकर एक हैप्पी लाइफ जी सके। बाय द वे, स्टीवन ग्रांट की आइडेंटिटी टूम बस्टर के मेन हीरो से इंस्पायर्ड थी। ये देखकर स्टीवन पूरी तरह से टूट गया। उसे तो अभी तक लग रहा था कि वो रियल है और मार्क उसकी अल्टरनेट पर्सनैलिटी, बट सच्चाई तो कुछ ज्यादा ही डार्क निकली। स्टीवन ने मार्क को नहीं बल्कि अपने स्ट्रेस को हैंडल करने मार्क ने स्टीवन को बनाया था। पर शायद इन दोनों के बीच एक थर्ड पर्सनैलिटी है जिसके बारे में मार्क और स्टीवन दोनों को कोई आइडिया नहीं। ऐसी थर्ड बैडास पर्सनैलिटी जिसने इन दोनों को एक्सट्रीम डार्क मेमोरीज से बचाए रखा, जेक लॉकले। मार्क की मेमोरीज में ना ही उसने अपने भाई को डूबते देखा और ना ही खुद को पिटते देखा। माना कि टीवी सीरीज में से बच्चों को पिटते दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी थिंक अबाउट इट, हो सकता है कि उन डार्क मोमेंट्स को हैंडल करना जेक का काम होगा। माँ से पिटना है, जेक आगे। गुंडों की जान लेनी है, जेक आगे। शायद इसीलिए असाइलम में जेक की पर्सनैलिटी पर बैंडेज वगैरह लगी थी, इंडिकेटिंग कि ये भाई साहब मार्क और स्टीवन का पंचिंग बैग है। कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में तो ऐसा भी दिखाया गया है कि कॉन्शु बचपन से मार्क पर नजर रखे हुए था और मार्क के आइडेंटिटी डिसऑर्डर के पीछे भी कॉन्शु का ही हाथ था। शायद गुफा के बाहर मिला यह स्केलेटन इसी बात को दर्शा रहा था कि कॉन्शु ने ही मार्क के भाई को मरवाकर उसे चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया था। बट अगेन, ये सब थियरी वाली बातें हैं। क्या सही है क्या गलत वो तो फिनाले में ही क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टीवन को अब तक लग रहा था कि उसकी मम्मी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। प्यार करती थी। मार्क ने स्टीवन को बताया कि कुछ महीनों पहले उनकी माँ गुजर गई और मम्मी से नफरत की वजह से मार्क ने उसका शिवा या फ्यूनरल तक अटेंड नहीं किया। ये सुनते ही अब स्टीवन का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया और इसकी कॉन्शियसनेस डॉक्टर हैरो के ऑफिस पहुंची। डॉक्टर हैरो ने इसे बताया कि उनकी माँ की मौत के बाद स्टीवन ही खुद से इस असाइलम में भर्ती होने आया था। बट स्टीवन अब भी इस बात पर अड़ा था कि उसकी माँ जिंदा है। वो तो हर रोज अपने माँ से फोन पर बात करता है। स्टीवन को समझाने डॉक्टर हैरो ने उसकी माँ को फोन लगाया और बात करने के लिए फोन स्टीवन के हवाले कर दिया कि लो, अगर माँ जिंदा है तो कर लो बात। फोन हाथ में लेते ही स्टीवन को रियलाइज हुआ कि इनकी माँ अब वाकई में दुनिया में नहीं रही। फिर स्टीवन और मार्क 2 महीने पुरानी वाली मेमोरी में चले गए। इनकी माँ के फ्यूनरल वाला दिन। मार्क घर के दरवाजे तक जाकर वापस चला गया क्योंकि इसकी जिंदगी खराब करने के बाद वो अपनी माँ को आखिरी खुशी नहीं देना चाहता था। बस इसी दिन से मार्क और स्टीवन की पर्सनैलिटीज आपस में मर्ज होने लगे। शायद अब तक मार्क का स्टीवन की आइडेंटिटी पर पूरा कंट्रोल था, बट इस इंसिडेंट के बाद वो रैंडमली पर्सनैलिटी स्विच करने लग गए। एनीवेज, स्टीवन ने मार्क को समझाया कि वो उसकी हालत समझ सकता है। जो कुछ भी हुआ उसमें मार्क की कोई गलती नहीं। मार्क तो बस छोटा बच्चा था। सारी गलती इनकी मम्मी की है। तभी टावरेट ने इन दोनों को वापस बोर्ड पर बुलवा लिया। इतना सब करने के बावजूद भी इनके स्केल्स बैलेंस नहीं हुए, यानी अब इनके सोल्स डुअट के रेगिस्तान में फ्रीज हो जाएंगे। धीरे धीरे मार्क के विक्टिम्स के अनबैलेंस सोल्स बोर्ड पर चढ़ने लगे ताकि इन दोनों को खींचकर नीचे रेगिस्तान में गिरा सके। मार्क को परेशानी में देखकर स्टीवन भी फॉर्म में आ गया और वो बेसबॉल बैट उठाकर सोल्स के साथ क्रिकेट खेलने लगा। लेकिन मार्क को बचाने के चक्कर में स्टीवन खुद बोर्ड से नीचे गिर गया। रेगिस्तान में गिरते ही उसकी आत्मा रेत में जकड़ गई। स्टीवन की इस कुर्बानी के बाद मार्क की स्केल बैलेंस हुई और उसकी आत्मा सीधा फील्ड ऑफ रीड्स में पहुंच गई। और यहां होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6 द सीजन फिनाले। पेसिंग तो इतनी फास्ट थी कि लग रहा था 15 मिनट में एपिसोड खत्म हो जाएगा। एनीवेज, आर्थर हैरो के फॉलोअर्स मार्क की बॉडी को पानी से बाहर निकाल लाए। थोड़ी तलाशी लेने के बाद इन्हें एमिट की उशाब्दी मिल गई। लेला कोने में छुपी ये सब चुपचाप देख रही थी। एमिट की उशाब्दी मिलते ही आर्थर की छड़ी अपग्रेड होकर एक्स में बदल गई। फिर आर्थर अपने सपोर्टर्स के साथ एमिट को आजाद करने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की ओर निकला। जाने से पहले इसने मार्क के पास वो स्कैरब कंपास छोड़ दिया। समझ लो एक तरह का थैंक यू जेस्चर। मार्क को इमोशनल गुड बाय बोलकर लेला उस कंपास को उठाकर बदला लेने आर्थर के पीछे चली गई। बीच रास्ते में लेला किसी तरह से मास्क पहनकर आर्थर के फॉलोअर्स में घुल मिल गई। गीजा की ओर जाते समय आर्थर की गैंग को कुछ लोकल पेट्रोल ऑफिसर्स ने रोक लिया। फिर आर्थर अपनी अपग्रेडेड छड़ी निकालकर सबको जज करने लगा। सिर्फ एक ऑफिसर्स को छोड़कर बाकी सारे अनवर्दी ऑफिसर्स की आत्मा डुअट के रेगिस्तान में जाकर गिरी। ये देखकर इस कंफ्यूज ऑफिसर ने भी आर्थर की गैंग ज्वाइन कर ली।
लेला इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर आर्थर को मारने वाली थी, बट तभी टावेरेट ने उन मरे हुए ऑफिसर्स की बॉडी पर कंट्रोल करके लेला तक मार्क का मैसेज पहुंचाया कि आर्थर हैरो को रोकने इसे कॉन्शू की उशाब्दी तोड़कर उसे आजाद करना होगा, और कॉन्शू के आजाद होते ही शायद मार्क भी फिर से जिंदा हो जाए। ये सुनते लेला ने अपना फैसला बदल लिया और वो फिर से मास्क पहनकर आर्थर की गैंग के साथ चल दी। यहीं पर टावेरेट ने लेला को अपना अवतार बनने का भी ऑफर दिया था, बट लेला फुल इग्नोर मारकर चली गई। वेनियड भी अभी तक जान चुके थे कि आर्थर हैरो अमिट को आजाद करने की प्लानिंग में है। तभी आर्थर एक शॉर्टकट के जरिए अपनी गैंग लेकर अंदर आ गया। आर्थर की छड़ी के आगे इन एवेटार्स की शक्तियां कम पड़ने लगी। फिर आर्थर ने एक एक करके सारे एवेटार्स को ठिकाने लगा दिया। इन सब के बीच लेला चुपके से कॉन्शू की उशाब्दी ढूंढने चली गई। आर्थर ने एमिट की उशाब्दी तोड़कर उसे 2000 साल की कैद से आजाद कर दिया। आजाद होते ही एमिट ने आर्थर को बताया कि उसके स्केल्स बैलेंस नहीं हो रहे। आयरॉनिकली जो बंदा सारी दुनिया को जज करते घूम रहा था, खुद उसी के अपने स्केल्स बैलेंस नहीं हो रहे। बट क्योंकि आर्थर ने एमिट को आजाद किया था, इसीलिए इसके अनवर्दी होने के बावजूद भी एमिट ने इसे अपना अवतार बनने के लिए चुना। लास्ट टाइम जब एमिट ने बैलेंस स्केल वाला वर्दी अवतार चुना था, तब उसी अवतार ने एमिट को 2000 साल का चूना लगा दिया। आर्थर के मामले में एमिट ने रूल्स थोड़े बेंड कर दिए। अब ये स्केल्स को नहीं, वफादारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। इधर आर्थर ने एमिट को आजाद कर दिया तो उधर लेला ने कॉन्शू को। आजाद होने के दूसरे सेकंड ही कॉन्शू भाई साहब लेला को अपने जाल में लपेटने लग गए कि अगर एमिट को हराना है तो लेला को कॉन्शू का अवतार बनना होगा, क्योंकि मार्क तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बट लेला कहाँ इसके झांसे में आने वाली थी। लेला से रिजेक्शन मिलने के बाद कॉन्शू अकेला एमिट से लड़ने चला गया। कॉन्शू को आजाद देखकर फाइनली आर्थर को याद आया कि अरे लेला के बारे में तो हम भूल ही गए थे। उधर फील्ड ऑफ रीड्स में टावेरेट ने मार्क को बताया कि उसका हर्ट अब कंप्लीट हो गया है, लेकिन स्टीवन की कुर्बानी से मिली पैराडाइज में मार्क को कोई इंटरेस्ट नहीं था। जहां जाएंगे दोनों साथ जाएंगे। टावेरेट ने मार्क को चेतावनी दी कि एक बार यहां से वापस निकलने पर मार्क कभी फील्ड ऑफ रीड्स में वापस नहीं आ सकता। बट मार्क टावेरेट की बातें इग्नोर करके स्टीवन को लेने वापस डुआर्ट के रेगिस्तान चला गया। स्टीवन ओसाइरस के गेट के ठीक सामने फ्रीज होकर बैठा था। यहाँ स्टीवन को एक जबरदस्त इमोशनल स्पीच देने के बाद मार्क ने उसका कंप्लीट हार्ट स्टीवन के हाथ में रख दिया। मार्क भी अब धीरे धीरे रेत में जकड़ने लगा। ये फुल हार्ट के दोनों के हाथ में जाते ही ओसाइरस का गेट खुलने लगा और दूसरी ओर से आई रोशनी ने मार्क और स्टीवन दोनों को आजाद कर दिया। इससे पहले कि रेगिस्तानी तूफान इन दोनों को निगल जाए, इन्हें जल्द से जल्द गेट को पार करना होगा। लेकिन तभी एकदम ऐन मोमेंट पर टावेरेट उधर बोट को ड्रिफ्ट करती हुई चली आई और रेत के तूफान को बीच से काटकर दोनों की वहां से भागने में मदद की। गेट को पार करते ही मार्क की आत्मा वापस उसके जख्मी शरीर में लौट आई। मार्क का प्रेजेंस फील होते ही कॉन्शू फिर से अपना ऑफर लेकर मार्क के पास चला गया, बट इस बार की कंडीशन थोड़ी अलग थी। मार्क और स्टीवन कॉन्शू की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे निगोशिएशन करने लगे। पहला कि अब मार्क और स्टीवन दोनों साथ मिलकर बारी बारी कॉन्शू के सुपर पावर्स यूज करेंगे, और दूसरा कि एमिट का प्रॉब्लम सॉल्व होते ही कॉन्शू इन्हें आजाद कर देगा। कॉन्शू के पास इनके टर्म्स को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ा ईगो शीगो दिखाने के बाद आखिरकार कॉन्शू मान गया। फिर हमने देखा कि ओसाइरस का अवतार किसी तरह आर्थर के हमले से जिंदा बच गया था। इसने मरने से पहले लेला को बताया कि अगर एमिट को ठिकाने लगाना है तो उसे पत्थर की जगह किसी ह्यूमन की बॉडी में कैद करना होगा। अगर पत्थर में कैद कर दिया तो उसके टूटते ही वो फिर से आजाद हो जाएगी, बट ह्यूमन बॉडी में कैद कर लिया तो उस इंसान के मरते ही एमिट भी मर जाएगी। लेकिन इस काम के लिए इन्हें और ज्यादा अवतार की जरूरत पड़ेगी। इतना बोलकर सलीम ने दम तोड़ दिया। लेला समझ गई कि एमिट को हराने की खातिर उसे टावेरेट का ऑफर एक्सेप्ट करना होगा, लेकिन एक शर्त पर। यह टावेरेट का बस टेम्परेरी अवतार बनेगी। ऑफर एक्सेप्ट करने पर टावेरेट ने लेला को बताया कि उसके पापा फिलहाल फील्ड ऑफ रीड्स में पीसफुल टाइम बिता रहे हैं। ये सुनकर लेला काफी खुश थी। उसी के पापा की याद में टावेरेट ने लेला को निहायत ही कूल लिटिल स्कैरब थीम का कॉस्ट्यूम या आर्मर दिया। सुपर पावर्स वापस मिलते ही मून नाइट फुल स्पीड में उड़ता हुआ गीजा की ओर चला गया। यहाँ आर्थर पिरामिड के ऊपर खड़ा होकर कायरो के लोकल लोगों को धड़ाधड़ जज किए जा रहा था। एमिट सारे अनवर्दी सोल्स को गटक कर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कॉन्शू जायंट रूप में आकर एमिट से लड़ने गया, तो दूसरी तरफ मून नाइट और मिस्टर नाइट बारी बारी से आर्थर और उसके फॉलोअर से लड़ने लगे। कुछ देर बाद ही लेला भी इस लड़ाई में शामिल हुई। लेला को अवतार के रूप में देखकर मार्क और स्टीवन काफी इंप्रेस थे। अब ये दोनों या तीनों मिलकर आर्थर की गैंग से लड़ने लगे।
एक लंबे एक्शन सीक्वेंस के बाद आर्थर की फौज मार्क और लेला पर भारी पड़ने लगी। कॉन्शू भी एमिट के साथ चली लड़ाई में बुरी तरह से हार गया। देख के लग रहा था कि कॉन्शू और मार्क दोनों नहीं बचने वाले। आर्थर मार्क को जमीन पर गिराकर मारने ही वाला था कि तभी अचानक मार्क ने पर्सनैलिटी स्विच कर दी। होश आते ही मार्क ने देखा कि आर्थर के सारे फॉलोअर्स आसपास मरे पड़े हैं और वो आर्थर को उसी के एक्स से मारने वाला था। मार्क फौरन समझ गया कि ये काम ना ही उसका था ना ही स्टीवन का, यानी कोई थर्ड मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। बट इनके पास फिलहाल वो सब सोचने का टाइम नहीं। लेला ने मार्क को बताया कि इन्हें जल्द से जल्द गीजा जाकर एमिट को आर्थर की बॉडी में कैद करना होगा। एमिट ने कॉन्शू को साथ मिलकर काम करने का आखिरी ऑफर दिया, बट दोनों के बीच के जजमेंटल इश्यूज को लेकर कॉन्शू ने वो ऑफर फिर से ठुकरा दिया। कॉन्शू बस उन्हें सजा देता है जो खुद के चॉइस से ऑलरेडी गुनाह कर चुके हैं। ये एमिट की तरह उनका फ्यूचर पढ़कर बेगुनाहों को सजा नहीं देता। मार्क और लेला ने फटाफट इजिप्शियन मंत्र पढ़ के एमिट को आर्थर की बॉडी में कैद कर लिया। कॉन्शू चाहता है कि मार्क आर्थर को मारकर एमिट से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाए। पहले तो मार्क फुल ऑन मूड में आकर आर्थर को मारने चला गया, बट लेला के समझाने के बाद इसे रियलाइज हुआ कि इधर तो कॉन्शू की बातें भी एमिट की जैसी लग रही है। आर्थर आगे क्या करेगा वो बिना जाने ही इसे कैसे मार दें। अगर एमिट से छुटकारा चाहिए तो कॉन्शू खुद आर्थर को मारे। इनकी डील बस एमिट को हराने तक हुई थी। अच्छा होगा कॉन्शू अपना वादा पूरा करके मार्क और स्टीवन को आजाद कर दिए। थोड़ा सोच विचार करने के बाद कॉन्शू मान गया। कॉन्शू की कैद से आजाद होते ही जब स्टीवन और मार्क की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो फिर से पटनम हॉस्पिटल में हैं। बट इस बार मार्क को अच्छे से पता था कि ये रियलिटी नहीं बल्कि माइंड प्रिजन है। मार्क और स्टीवन ने डॉक्टर हैरो को भी दिखाया कि ये रियलिटी नहीं बल्कि उनके दिमाग की उपज है। इन्हें अब डॉक्टर हैरो के इलाज की कोई जरूरत नहीं। इतना बोलकर ये दोनों इस फेक रियलिटी से बाहर निकलकर दुनिया को बचाने चले गए। बट क्या ये दोनों वाकई में माइंड लूप से बाहर निकले? होश आते ही मार्क ने देखा कि वो स्टीवन के अपार्टमेंट में सो रहा था, बट इस बार स्टीवन की कॉन्शियसनेस भी इसके साथ थी। यानी ये दोनों अब एक टाइम पर साथ मिलकर एक बॉडी शेयर कर रहे थे। फिश टैंक में रखे ये 2 गोल्ड फिश भी शायद इसी बात का हिंट है। एक दिमाग में एट अ टाइम 2 कॉन्शियसनेस। लेकिन बेड से उठकर थोड़ा आगे जाते ही मार्क धड़ाम से नीचे गिर गया। यानी इनका पैर अब भी इस बेड से बंधा पड़ा था। बट अब क्यों? वह इसे भी एक साइन समझ लो। मार्क और स्टीवन को लगता है कि वो कॉन्शू की पकड़ से छूट गए, बट रियलिटी तो कुछ और ही थी। मिड क्रेडिट सीन में हमने देखा कि एक अननोन स्पेनिश किलर आर्थर हैरो को साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल से उठाकर अपनी लीमो में ले गया। लीमो के अंदर सूट बूट पहना कॉन्शू बैठा था। ये वही सूट है जो स्टीवन मिस्टर नाइट का रूप लेते वक्त पहनता है। एनीवेज, कॉन्शू को अपने सामने देखकर आर्थर ने उसे बताया कि वो खुद चाहकर भी आर्थर और एमिट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर आर्थर ने इसे एक बॉम्ब न्यूज सुनाई कि वो कभी भी लेला को अपना नेक्स्ट कैंडिडेट बनाने नहीं वाला था। पता नहीं मार्क को ऐसा क्यों लगा कि लेला उसका नेक्स्ट कैंडिडेट है। जरूरत ही नहीं थी। मार्क को जरा भी आइडिया नहीं कि उसका दिमाग एक्चुअल में किस हद तक ब्रोकन है। कॉन्शू सीक्रेटली मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी के साथ मिलकर काम कर रहा था, बैड एज स्पेनिश किलर जेक लॉकली। फिर जेक ने बिना टाइम वेस्ट किए आर्थर और एमिट को गोलियों से भून डाला और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल है कि वो जब चाहे तब बॉडी पर कंट्रोल करके अपना मिशन पूरा कर सकती है। इसी पावर की वजह से शायद मार्क और स्टीवन हमेशा उन हादसों को इग्नोर कर देते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, बस ब्लैकआउट फेज था। जेक ने ही उन इजिप्शियन गुंडों को मारा, आर्थर के आदमियों को ठिकाने लगाया और इस ताबूत में भी यही बंद था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कॉन्शू ने मार्क और स्टीवन को वाकई में आजाद कर दिया, या फिर जेक को फुल बॉडी का कंट्रोल देकर उन दोनों को इस माइंड लूप में अटका दिया। कहीं कॉमिक्स की तरह कॉन्शू मार्क पर बचपन से ही तो नजर रखे हुए नहीं था। भाई ऐसा एंडिंग देने के बाद सीजन 2 तो बनता है बॉस। होपफुली अगर टाइम मिले तो एक सेपरेट थियरी वीडियो भी बना देंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। Please like, subscribe to our channel, comment your favorite topic. For an upcoming project we will meet soon with updates on a new movie or TV show. Thank you for watching.